बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एफएएससी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024 और आज हम 2016 का फर्स्ट पेपर करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्टिव्स सेक्शन बी। स्टूडेंट्स, बी से पहले आप 2013, 14 और 15 के पेपर्स कर चुके हैं और आपका जो है वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर आपने वो पेपर्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है, वीडियो एक्सप्लेनेशंस अगर आपने वो अच्छे से कर लिए हैं, वीडियोस वॉच कर लिए हैं, तो इट मींस कि आपका 80 to 90% आपका कोर्स कवर हो चुका है। ठीक है, अब जो है वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है स्लाइड चेंज के साथ जो आ रही हैं वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्ड हो चुके हैं। अब आपको ये पेपर्स करने में जो है वो आसानी भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा, और आपको जब चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाकई में जो है पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखें ये मैंने पर्पल में लिखा हुआ है, इट मींस कि ये स्टोक्यो का न्यूमेरिकल है और स्टोक्यो के न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छे से बहुत बार बार भी कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, डाटा लिखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। अब वैसे तो आपको पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, NH3। ठीक है, इट मीन्स कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल में आपको पता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन अब आपने 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया में बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, इससे फिर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप इजीली जो है वो आंसर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में आपको पता है 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। मास ऑफ अमोनिया, देन मोलर मास, और उससे हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए, 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, और ये आपके पास आ जाते हैं 1.204 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो हमारे पास 1.204 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कितने होंगे, 3.612 × 10⁻23 बॉन्ड्स। ठीक है, तो देखें कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए होंगे तो आपको लगेगा कि जब पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि पेपर बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि आपको आता होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। use Bohr's equation to calculate the distance traveled by an electron of an hydrogen atom when it jumps from first to second orbit। अब रेडियस की जो है वो डेरिवेशन आई हुई थी मेरे ख्याल में, अभी इससे पहले रेडियस की कैलकुलेशन नहीं थी, अब कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपको कौन से एलिमेंट का जो है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये हम डेल्टा आर से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम R1 फाइंड आउट करेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ R2 फाइंड आउट करेंगे, और जब हम R2 में से R1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं। अब इसके लिए भी देखें, मैंने आपको सिंपल 0.529 एंगस्ट्रॉम यानी n² सिंपल ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया। ठीक है, मैंने आपको Z भी बीच में ऐड करवाया है ताकि आपको पता हो कि रेडियस का मेन जो फॉर्मूला है उसमें Z भी है डिनोमिनेटर में। ठीक है, ताकि अगर अब हीलियम का पूछा जाए या लिथियम का पूछा जाए या ब्रिलियम का पूछा जाए तो आप उसको रॉन्ग ना करें। ठीक है, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। बाकी फर्स्ट ऑर्बिट का पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखें कितना ईजी है और कितने मतलब आप कहें कि मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं आपको 3। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैनॉल रेज। कैनॉल रेज आपने बहुत डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पीछे रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन, लेकिन लेक्चर्स में आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, चैनल पे अपलोड हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है 3 मार्क्स की। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस। क्योंकि देखें कैनॉल रेज है ना, वो जो ट्यूब आपने पढ़ी हुई थी, तो अब उसमें ये जो एनोड है, एनोड से कैनॉल रेज निकलती हैं, तो इट मीन्स कि ये उसके परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में निकल रही हैं, परपेंडिकुलर टू द एनोड, यानी एनोड के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये ट्रैवल करती हैं। एंड दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फेट प्लेट। यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लेट लगी होती है जिसपे जब ये फॉल करती हैं तो शाइन करती हैं। ठीक है, ग्लो करती हैं, तो जिंक सल्फेट प्लेट पे ये फ्लैश शो करती हैं।
ठीक है। एंड तीसरा ये क्या है कि देयर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यानी अगर आपने ये जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें अगर डिफरेंट गैस यूज़ करें, अगर हाइड्रोजन यूज़ करें तो उसकी जो कैनॉल रेज होंगी उनका अपना चार्ज टू मास रेशियो होगा, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसका अपना चार्ज टू मास रेशियो होगा। मींस कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैनॉल रेज विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। कितना ईजी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बाय वेस्पर कॉन्सेप्ट। और बहुत बार आप पीछे पास्ट पेपर्स में ये रिपीट कर चुके हैं और अब यहाँ तक पहुँचने तक आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बिल्ड हो गए होंगे। अब देखें पूछा क्या है, PH3 का पूछा है और हाइड्रोजन सल्फाइड का पूछा है, तो आपने बिल्कुल परेशानी होना कि ये क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो नाइट्रोजन के बिल्कुल नीचे जो है वो आपके पास फास्फोरस प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे जो है आप कह लें जो उसका ग्रुप है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसलिए जो अगर आपने अमोनिया बहुत अच्छे से किया हुआ है, अमोनिया की जो है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की हुई है, उसको वेस्पर में एक्सप्लेन करना, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप PH3 को भी कर सकते हैं। और अगर अभी आपका फाइनल पेपर में PCl3 आ जाए तो वो भी यही है, ठीक है। NCl3 आ जाए तो वो भी यही है, NF3 आ जाए तो वो भी यही है। तो इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर है और आपको पता है कि ये किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम ही होंगे, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो आपके पास H2S, यानी जैसे अगर आप वाटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सक रहे हैं तो फिर आप H2S को भी सेम उसी तरीके से ही एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों की लिखेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 6 आ जाएंगे और सल्फर के भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया 2013 के सेकंड पेपर में और 2015 के फर्स्ट पेपर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया, बिल्कुल उसी तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड और गिव वन एग्जांपल ईच। और ये बहुत ही सिंपल, आप कह लें कि वो मतलब एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन डालता तो वो कह रहा है कि अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो चलो वो सिग्मा पाई तो लिख ही लेगा ना, उसके बॉन्ड्स तो बना ही लेगा, तो उसको मुफ्त के नंबर दे दें। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पेपर्स में रिपीट हुआ है, मैंने इसमें एक ही का रेफरेंस दिया 2014 का फर्स्ट पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 765 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑक्यूपाइड 35 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। यानी आपको जो है वो क्या क्या दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, यानी T1, P1 और V1 दिया हुआ है और बाकी दूसरा उन्होंने कहा कि वॉल्यूम कैलकुलेट करें। ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड कौन सा होता है, बस इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यही चेक करना था कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको कहते हैं। यस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं और जब आप इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। और प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड कौन सा होता है, 1 ATM प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, 1 ATM को। लेकिन अब हम एक साइड पे जो है वो P1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में डालें और P2 ATM में डालें, ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों को सेम यूनिट्स में लाना है। तो 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है। तो ये देखें, आप सारा का सारा डाटा लिख लें और उसमें से जो है वो V2 फाइंड आउट कर लें, ठीक है। इक्वेशन को P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। तो V2 फाइंड आउट कर लें और ये आप इजीली इसका CM क्यूब में आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा पीछे रिपीट हो चुका है। गिव इट्स 4 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन में आपको नहीं मिलने वाली, ये बलूचिस्तान और KPK में जो है वो एक्सप्लेन हुआ हुआ है। तो ये बलूचिस्तान में प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई हैं प्रॉपर टॉपिक लेकर, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्लाज्मा जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2013 के सेकंड पेपर में और आपको आता भी होगा। जस्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, 4 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यानी प्लाज्मा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लाज्मा की क्या प्रॉपर्टी होती है, नंबर 1, प्लाज्मा स्टेट इज़ ओवरऑल न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आइंस। यानी हमने प्लाज्मा में पढ़ा था कि प्लाज्मा में जो भी कोई गैस होती है वो एटॉमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है और उससे
आइंस भी बनाती है। तो ओवरऑल उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्सचर में प्रेजेंट होती हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं उतने ही पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आइंस। ठीक है, रीज़न भी बता दी साथ ही, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेंगे? क्योंकि उसमें आइंस होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होंगे अगर उनके ऊपर अप्लाई की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड प्रॉपर्टी, प्लाज्मा नाइदर हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम लाइक गैसेस। ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। ठीक है, यानी जैसे कि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है उसी तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम इसमें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा की जो गैसेस हैं हाई टेम्परेचर में होती हैं प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, प्लाज्माज आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स कि जैसे गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो प्लाज्मा में भी बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें कंप्रेस होने का जो है वो इजीली चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी उनके पार्टिकल्स को हम करीब ला सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो देखें ये भी कितना इजी था, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना हो तो आप अपनी तरफ से तो नहीं लिख सकते ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी होंगी तो वो इजीली इनको कोड कर लेंगे। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑन द वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब हम बार बार पढ़ते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। मीन्स कि हम कहते हैं कि जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उसमें हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर को हम कैसे नोट करेंगे भाई, वेपर्स का प्रेशर किस सरफेस पे पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है उसके ऊपर वेपर्स का प्रेशर जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखें द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी हमारे पास इस तरीके से अगर कंटेनर है, ये लिक्विड है, यहाँ से वेपर्स जो है वो बन रहे हैं। अब ये वेपर्स जो है ना इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट जो है उधर से मॉलिक्यूल्स निकलकर वेपर्स में जा रहे हैं और वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर जो है वो लिक्विड स्टेट में वापस आ रहे हैं और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाती है। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाती है तो उस पर जो प्रेशर वेपर्स का प्रेशर लिक्विड स्टेट के ऊपर पड़ रहा होता है उसको हम बेसिकली वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एंड एट अ गिवन टेम्परेचर, और आप इसको जो भी आप उस वक्त टेम्परेचर हो उसी पर हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। अब हम दो चीज़ों का इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑन द वेपर प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का देख लेते हैं। लिक्विड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पोजेसेस लो वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। अब क्योंकि देखें अब जब यहाँ पर हमने वाटर रखा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रांगली जो है वो उनकी बॉन्ड हुए हैं, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है वेपर्स भी लेस बनेंगे। जब वेपर्स लेस बनेंगे तो उनका प्रेशर भी लिक्विड सरफेस के ऊपर लेस होगा। ठीक है, लिक्विड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पोजेसेस लो वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। एग्जांपल क्या है? वाटर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोजेसेस लो वेपर प्रेशर। ऑन द अदर हैंड एथेनॉल एंड पेट्रोल हैविंग हाई वेपर प्रेशर ड्यू टू वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। ठीक है, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज मतलब वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास दिस इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उनके पास आ जाएगी और वो फास्टली मूव करेंगे। ठीक है, विच इन टर्न डिक्रीजेज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक हो जाएंगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक हो जाएंगी तो वो ज़्यादा जो है वो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकेंगे और जितना ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे तो उनका प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एग्जाम्पल्स मस्ट कोट किया करें क्योंकि उसी से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, गिव 2 डेफिनेशंस ऑफ लैटिस एनर्जी विद एन एग्जाम्पल इन ईच केस। अब ये हमने एज इट इज़ 2013 के सेकंड पेपर में जो है पढ़ लिया है और ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं केसी एक्सप्रेशन लिखना क्या मुश्किल है, बस प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिख दो तो वो हो जाता है। लेकिन आपके पास जब हेट्रोजीनियस जो है वो रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होंगे, तो उसमें आपने जो सॉलिड और लिक्विड में जो आपके पास सब्सटेंसेस होंगे, सॉलिड और लिक्विड, अगर वो अपने प्योर फॉर्म में हैं तो वो आप मेंशन नहीं करेंगे। बाकी गैशियस फॉर्म में जो भी होगा वो आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसमें हमारे पास देखें गैशियस तो आप शो करेंगे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को भी शो करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। अब आप देखें आयरन अपनी प्योर फॉर्म में सॉलिड में ही होता है और यहाँ पे भी वो सॉलिड में ही शो हो रहा है, ठीक है, अपनी प्योर फॉर्म में है, तो वो अब हम नहीं शो करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। तो अब हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स में कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ओवर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो है ना सिर्फ केसी एक्सप्रेशन पूछा है, लेकिन ये डायरेक्टली आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, आपकी बुक की एग्जाम्पल का क्वेश्चन, तो वहाँ पे केपी भी पूछा हुआ है, यानी केपी केसी दोनों एक्सप्रेशन लिखना पूछे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों बता देती हूँ कैसे लिखने हैं, ताकि अगर आपके फाइनल एग्जाम में केपी का पूछा जाए तो अब आप उसको लिख सकें। केसी जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं, जिसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, अंदर हम रिएक्टेंट लिखते हैं और इसके यहाँ पर बिल्कुल सबस्क्रिप्ट जो है वो लिखते हैं पावर की फॉर्म में, वो उसके मोल्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जब पी की फॉर्म में लिखेंगे ना, ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते, हम कैपिटल पी यूज़ करते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट में हम रिएक्टेंट लिखेंगे और उसके सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पर अगर कोई उसका पावर होगी तो वो लिखेंगे। यहाँ पर तो अभी पावर नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये सेकेंड, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसके लिए भी देखिए हमारे पास हमने सॉलिड्स को प्योर फॉर्म में होने की वजह से शो नहीं किया, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स में हम सिंपल शो करेंगे, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल्स टू 1 ओवर O2 की पावर 5, ठीक है। और अगर आप इसको 5 को ऊपर ले जाएंगे तो फिर आपके पास ये -5 में हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इसको Kp की फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा 1 डिवाइडेड बाय पी कैपिटल लिखेंगे और उसकी पावर डाल देंगे 5 और यहाँ पर डाल देंगे O2, ठीक है। ये भी ठीक है, अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे तो आप इसको पावर माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीथेन की क्लोरीनेशन हो रही है। अब इसमें देखें क्या क्या है, अब इसमें ये जो गैशियस में है वो आप लिखेंगे, ठीक है। CCl4 जो है वो आपके पास प्योर फॉर्म में लिक्विड में ही होता है, तो इसलिए आप इसको नहीं लिखेंगे। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स में आप HCl को मेंशन कर रहे हैं, मीथेन और क्लोरीन को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन CCl4 को आपने स्किप कर दिया है। तो अब आई होप को आपको इसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के जो केसी एक्सप्रेशंस हैं या केपी एक्सप्रेशंस आपको अच्छे से लिखने आ गए हैं। आपने इनकी जो आपस में रिलेशनशिप होता है KP इज इक्वल्स टू KC RT डेलन, ठीक है। तो इनको भी आपने अच्छे से बुक में से कर लेना है। 3 एक्सप्रेशंस हैं क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पेपर में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने फर्स्ट से 10 जो क्वेश्चन थे सेक्शन बी के कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं, जो रिपीट हुए हैं वो भी बता दिए हैं, जो स्मॉल चेंज के साथ आए हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से लेकर 19 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।